मैं फिर स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेता था और जो अनेक प्रकार की पीड़ाओं से मैं पहले दुखित था, अब वे कोई भी बाकी नहीं रहती थीं। 9 से 20 मिनट पहले बैरोमीटर देखने से मालूम हुआ कि मैं 25 मील ऊपर चढ़ आया हूं। 9:30 बजे के लगभग मैंने कुछ पंख वाल्व ढकने से नीचे फेंके। जैसा मैंने विचारा था वैसे वे वायु में तैरते नहीं थे, पर बड़े वेग से सीधे नीचे की ओर गिर रहे थे और कुछ क्षण उपरांत वे दृष्टि से अलोप हो गए। पहले मैं इस घटना का अर्थ नहीं समझा, पर कुछ विचारने पर स्पष्ट हो गया कि वायु अब इतना पतला हो गया है कि पंख के बोझ को भी नहीं संभाल सकता और इस कारण वे बड़े वेग से किसी पत्थर के समान गिरे चले जा रहे हैं। पर यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बेलून का वेग इस समय अत्यंत बढ़ गया है। इस समय कोई नवीन बात नहीं थी। मेरे बेलून का वेग प्रति क्षण बढ़ता ही जाता था, पर खेद है कि वेग नापने का कोई यंत्र मेरे पास न था। मुझे कोई पीड़ा न थी और मैं इस समय अति प्रसन्न था, और जब से मैंने रत्नधाम छोड़ा तब से ऐसी प्रसन्नता को मैं इसके पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था। अब एक सिरे से मैं अपने सब यंत्रों को जांच गया, फिर इसके पश्चात कार्य के वायु संशोधन में लगा। इस वायु संशोधन में मैं प्रति 40 मिनट के उपरांत प्रवृत्त हो जाता था। इसमें शीघ्रता मैं अपनी आरोग्यता बनाए रखने के लिए करता था। 5 बजे सायंकाल के मैं अपने कमरे की वायु की सफाई कर रहा था कि इतने में मुझे बिल्ली और उसके परिवार का ध्यान आया और मैं उन्हें वॉल्व से झांक कर देखने लगा। बिल्ली फिर पहले की नाई श्वास लेने की पीड़ा से दुखित जान पड़ती थी, पर उसके बच्चों के विषय में मेरा अनुभव विचित्र ठहरा। मैंने सोचा था कि ये बच्चे अपनी मां से कम पीड़ित न होंगे, पर मैंने भली प्रकार देखने से ये जाना कि वे बड़े प्रसन्न थे तथा स्वतंत्रता पूर्वक श्वास ले रहे थे और तनिक भी दुखित नहीं देख पड़ते थे। अब मुझे यह ज्ञान हुआ कि रासायनिक रीति से यह पतला वायु जीवन आधार के लिए कम नहीं है, और जो जीव की इसी अवस्था में उत्पन्न हो उसे श्वास लेने में कुछ भी पीड़ा नहीं हो सकती, और जिस प्रकार एक मनुष्य को ऊपर चढ़कर श्वास लेने में पीड़ा होती है, उसी प्रकार उसे नीचे पृथ्वी तल के समीप श्वास लेने में कष्ट होगा। यह विचार कर मैंने बड़ी बिल्ली को एक कटोरे में पानी भर देना चाहा कि मेरी कमीज की बांह टोकरे में उलझ गई और एक पल में टोकरा उस परिवार के सहित अंतर्धान हो गया। 10 बजे मुझे कुछ निद्रा मालूम होने लगी और मैं सोने के लिए लेटा, पर मुझे यह ध्यान आया कि यदि मैं सोया तो मेरे कमरे का वायु कौन बदलेगा, क्योंकि 1 घंटे से अधिक मैं इस वायु को नहीं पी सकता था, और यदि इससे 10-5 मिनट की भी देरी हुई तो बड़ा बुरा फल देखने में आवेगा। इस विचार ने मुझे अति चिंतित कर दिया, और इन भयानक विपदों के उपरांत मुझे यह विचार भी ऐसा भयानक देख पड़ता था कि मुझे इसकी कोई युक्ति न सूझी, और मैंने नीचे उतर चलने का विचार ठहरा लिया। परंतु यह भाव मेरे चित्त में थोड़ी देर रहा। मुझे यह विचार उत्पन्न हुआ कि मनुष्य वास्तव में चाल व्यवहार का दास है, और बहुत सी बातें जो उसके नित्य कर्म में माननीय हैं, उन्हें भली प्रकार विचारने से यह देखा गया है कि वे सब उसने स्वयं अपने ऊपर संचालित कर ली हैं। ये बात स्पष्ट सिद्ध थी कि मैं बिना निद्रा विश्राम के नहीं रह सकता था, पर साथ ही मैं यह कर सकता था कि प्रति घंटे उठ बैठने का अपने को अभ्यासी बना लूं और मुझे तनिक भी कष्ट न हो। यह केवल 5 मिनट का काम था कि मैं अपने कमरे के वायु को शुद्ध कर लूं, पर कठिन केवल इतना ही था कि ठीक नियत समय पर उठूं और इस काम को पूरा करूं। अंत में एक नवीन आविष्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, और गैलीलियो को टेलीस्कोप यंत्र के अथवा स्टीफेंसन को भाप इंजन के आविष्कार पर भी इतनी प्रसन्नता न हुई होगी जितना मैं इस अद्भुत उपाय के जानने पर गदगद था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर मेरा बेलून ऐसे संभव से जा रहा था कि कार तनिक नहीं डगमगाता था। मेरे नवीन आविष्कार में यह संभव अति लाभदायक जान पड़ा। मेरे पीने का जल बड़े बड़े पीपों में भर के पेंदे में बड़ी सावधानी से रख दिया गया था। मैंने एक पीपा खोल डाला और विकर वर्ग के कोर में 2 रस्से समानांतर बांधकर उन पर एक पीपा रख दिया, और लगभग 8 इंच उसके नीचे मैंने एक लकड़ी का टाउन बना दिया, और ठीक उस पीपे के नीचे मैंने एक मिट्टी का घड़ा रख दिया। अब मैंने उस पीपे के पेंदे में एक छेद कर दिया और एक गाय दुम ठेपी लकड़ी की उसमें लगा दी। कई बेर के निकासने बैठाने के पश्चात मैंने उसको ऐसा कस दिया कि टोप टोप पानी उसमें से छूने लगा, और इसी प्रकार टोप टोप छूने से वह घड़ा 60 मिनट में भर जाता था। अब मैंने अपना बिछौना ठीक उस घड़े के नीचे बिछाया, और फिर भी इस युक्ति से कि मेरा सिर ठीक उस घड़े के नीचे था। अब यह स्पष्ट है कि 1 घंटे उपरांत घड़ा भर जाने पर पानी नीचे बहने लगा, और नीचे बहने से मेरे मुख पर अवश्य गिरता।
मेरा क्रोनोमीटर प्रति 60 मिनट पर मुझे जगा देता था और मैं अपने कमरे को शुद्ध कर फिर बिछौने पर चला जाता था। मेरी निद्रा में यह नियमशील विघ्न मुझे अधिक दुखदायक नहीं जान पड़ता था। और जब मैं दूसरे दिन प्रातःकाल उठा तो 7 बज गए थे और सूर्यदेव मेरे दिग्मंडल के बहुत ऊपर चढ़ाए थे। 3 अप्रैल मेरा बेलून बहुत ऊंचाई पर चढ़ाया था। पृथ्वी की मध्योन्नति स्पष्ट प्रकट होने लगी थी। मेरे बेलून के नीचे सागर में कई काले काले धब्बे देख पड़ते थे जो वास्तव में टापू थे। ऊपर आकाश अत्यंत श्याम वर्ण दिखाई देता था और तारे विशेषता से चमक रहे थे। उत्तर दिशा में बड़ी दूर दिग्मंडल के किनारे किनारे देखने से एक पतली सफेद तथा चमकीली लकीर देख पड़ती थी, जो कि विचारने से मालूम हुआ कि ध्रुव संबंधी समुद्र का बर्फानी मंडल है। यह कौतुक देख मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने विचारा कि मैं भी यदि उत्तर दिशा की ओर गया तो एक न एक समय अवश्य ठीक ध्रुव के ऊपर पहुंच जाऊंगा। 4 अप्रैल बिछौने से बड़ा आरोग्य तथा प्रफुल्लित उठा और समुद्र की विचित्रता देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें जो गहरा नील वर्ण पाया जाता था वह आज नहीं था, वरन उसके स्थान में सफेदी भूरापन झलकता था। और आज इसमें इतनी चमक थी कि नेत्र चौंधियाते थे। 5 अप्रैल सूर्योदय की विचित्र लीला मैंने उस समय देखी जबकि सारी पृथ्वी अंधकूप में पड़ी होगी। समय पहुंचने पर प्रकाश फैल गया और मुझे फिर बर्फानी लकीर उत्तर दिशा में देख पड़ी। अब यह अति स्पष्ट देख पड़ती थी और पहले से अधिक काले रंग की थी। 6 अप्रैल बर्फानी लकीर को कुछ निकट देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सिद्ध था कि बेलून यदि इसी प्रकार चला गया तो मैं शीघ्र जमे हुए समुद्र के ऊपर पहुंचा जाऊंगा और फिर ध्रुव देख लेने में भी कोई संदेह न रहेगा। 7 अप्रैल मैं बड़े सवेरे उठा और उत्तरीय ध्रुव को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं ठीक उसके ऊपर था। पर खेद इतना ही था कि बहुत ऊपर चले आने से मैं उसे शुद्धता से नहीं देख सकता था। आज प्रातःकाल बैरोमीटर देखने से मालूम हुआ कि मैं समुद्र तल से लगभग 7,254 मील ऊपर चढ़ आया हूँ। 8 अप्रैल आज मैंने पृथ्वी के प्रत्यक्ष व्यास में बड़ी कमी पाई और फिर इसके रंग रूप में भी बड़ा अंतर पड़ गया था। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कहीं तो फीका और कहीं अत्यंत चमकीला देख पड़ता था और नीचे पृथ्वी तल का भी कुछ हाल विशेष नहीं दिखाई पड़ता था, इस कारण कि बीच में बहुत घने मेघ छाए हुए थे। 9 अप्रैल आज पृथ्वी का व्यास बहुत घटा हुआ दिखाई देता था और उसकी सतह का रंग गहरा पीला देख पड़ता था और बेलून ठीक दक्षिण दिशा में जा रहा था और रात्रि के 9 बजे यह ठीक मैक्सिकन खाड़ी के ऊपर पहुंच गया था। 10 अप्रैल मैं अकस्मात आज 5 बजे प्रातः समय एक भयानक कड़क सुनकर निद्रा से चौंक पड़ा और किसी प्रकार इसका कारण मैं नहीं समझ सका। यह कड़क क्षण मात्र रही होगी, पर मैंने पृथ्वी में कभी इसके समान शब्द नहीं सुना था जिससे मुझे इसके विषय में अनुभव होता। पहले तो मुझे यह भय हुआ कि कहीं मेरा बेलून न फट पड़ा हो और मैं अब गिरा और अब गिरा, यही सोच रहा था। पर सावधान होकर मैं अपने बेलून के एक एक यंत्र को जांचने लगा और बड़ा प्रसन्न हुआ जब मैंने यह देखा कि सब यंत्र यथाक्रम थे। दिन भर इस परमेश्वरी कौतुक पर सोचता रहा, पर अंत में असंतुष्ट हो सो रहा। 11 अप्रैल आज मैंने पृथ्वी के व्यास में अत्यंत कमी पाई और आज ही पहली बेर चंद्रमा बहुत बड़ा देख पड़ने लगा। अब कमरे में जीवन आधार के लिए वायु जमाना बहुत कठिन हो गया था। 12 अप्रैल आज बेलून के मार्ग में बड़ा अंतर पड़ गया। यद्यपि मुझे पहले से यह मालूम था, पर इस समय प्रत्यक्ष देखकर आनंद को प्राप्त हुआ। 13 अप्रैल जिस कड़क के शब्द ने मुझे 10वीं को भयभीत कर दिया था, वही भयानक कड़क आज फिर हुई। फिर बड़ी देर लो सोचता रहा, पर कुछ अनुभव न हुआ। पृथ्वी का व्यास बहुत छोटा देख पड़ता था और अब बेलून के नीचे फैलने से केवल 25 अंश का कोण बनता था। चंद्रमा अब मेरे शिरोबिंदु में होने से तनिक भी दिखाई नहीं देता था। 14 अप्रैल पृथ्वी के व्यास में कमी बढ़ती गई। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बेलून उस मार्ग पर दौड़ा जा रहा है जिससे वह चंद्रमा के उस भाग में पहुंचेगा जो पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर है। चंद्रमा ठीक मेरे सिर पर था और इसी से मुझे नहीं देख पड़ता था। वायु जमाने में अत्यंत दुख उठाना पड़ता था। 15 अप्रैल पृथ्वी पर न तो कहीं महाद्वीपों का पता लगता था और न कहीं समुद्र का चिन्ह देख पड़ता था। 12 बजे के लगभग तीसरी बेर मुझे फिर वही कड़क सुन पड़ी। अब की यह कई पल्लों ठहरी और इसकी अधिकता बढ़ती ही गई। मैं बिल्कुल अचेत होकर खड़ा था कि इतने में कार बड़े वेग से हिला और साथ ही एक जलता हुआ न जाने कौन पदार्थ बड़े वेग से बेलून की ओर आया।
जब मेरा भय विस्मय कुछ कम हुआ तो मैंने देखा कि यह चंद्रलोक के ज्वालामुखी पर्वत से निकले हुए द्रव्य के टुकड़े हैं और पृथ्वी पर जो उल्का पत्थर गिरते हैं उन्हीं के समान ये भी देख पड़ते थे। 16 अप्रैल आज कमरे की दोनों खिड़कियों से ऊपर देखने से चंद्रमा का मंडल बेलून की परिधि के चारों ओर बढ़ा देख पड़ता था। ये देखकर मेरे चित्त में एक प्रकार की खलबली उत्पन्न हो गई थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मैं अब अपने निरूपित स्थान पर शीघ्र पहुंच जाऊंगा। वायु जमाने में अब मुझे कष्ट उठाना पड़ता था। निद्रा विश्राम के लिए मुझे क्षण मात्र की छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं अब सदा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित रहता था। यह कदापि संभव नहीं कि मनुष्य इतना कष्ट चिरकाल न सहन कर सके। आज रात्रि में फिर मेरे बेलून के निकट से होकर एक लुक का पत्थर चला गया और अब इनकी अधिकता से मुझे एक प्रकार की चिंता उत्पन्न हुई। 17 अप्रैल आज का दिन मेरे भ्रमण में चिरस्मरणीय रहेगा। पाठकों को यह स्मरण होगा कि 13वीं तारीख को मेरे बेलून से पृथ्वी की कोणिक चौड़ाई 25 अंश थी। 14वीं को यह चौड़ाई बहुत घट गई, 15वीं को इसमें भी कमी हो गई और 16वीं की रात्रि को देखने से इसका कोण केवल 7 अंश 15 मिनट बच गया था। आज 17वीं को प्रातः समय सोकर उठने पर मुझे यह जान पड़ा कि मेरे नीचे की पृथ्वी की सतह अकस्मात बहुत बढ़ गई है, अर्थात उसका कोणिक व्यास 7 अंश से आज 69 अंश हो गया है। मैं तो यह देखकर भौचक्का हो गया और अपना भय तथा विस्मय कदापि वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पैरों में कंपी जान पड़ने लगी, मेरे दांत बैठ गए तथा मेरे बाल मारे भय के खड़े हो गए। मेरा बेलून अब वास्तव में फटा चाहता है। मेरा बेलून अब फटा और मैं अब बड़े वेग से गिर रहा हूँ। इतनी दूरी जो मैंने इतनी शीघ्रता से पार कर ली है। भाग 3 का समापन। इस अद्भुत यात्रा में अब तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। हमने अभी चंद्रमा की ओर बढ़ते हुए आने वाली अद्भुत खोजों की केवल एक झलक देखी है। अगले भाग में हम चंद्रमा की रोमांचक सतह और वहां छिपे रहस्यों की ओर गहराई से खोज करेंगे। इसे बिल्कुल न चूकें। भाग 4 के लिए जुड़े रहें, जहां हमारी कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।